गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो अभी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को एक्सटेंड करके 2021 से 2026 तक का जो है वो एक्सटेंशन दे दिया है। इसमें सेंट्रल सपोर्ट भी अप्रूव कर दिया गया है और जो डेट सर्विसिंग ऑफ लोन मतलब कि जो पहले लोन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए भी जो है फाइनेंसिंग जो है पैकेज अप्रूव कर दिया कि वो डेट कैसे चुकाया जाएगा। अब जो है इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना में। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी और वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन तीनों को भी जो है अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या है। तो ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने का प्रोग्राम है ताकि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। इसमें स्टेट्स को लोन असिस्टेंस दी जाती है और कई बार जो है ग्रांट्स भी दी जाती हैं ताकि जो इनकम्प्लीट मेजर या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी स्टेट्स में उनको पूरा किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है। स्टेट का शेयर इसमें 2:1 होता है जनरल कैटेगरी स्टेट्स में। सेंटर अब सेंटर अगर 200 रुपये लगा रहा है तो 100 रुपये जो है वो स्टेट लगाएगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में मतलब 3:1 रेशियो होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले सिर्फ जब शुरू हुई थी ये स्कीम तो सिर्फ सेंट्रल जो है गवर्नमेंट वो सिर्फ लोन देती थी। बट बाद में जो है गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो ग्रांट भी देना शुरू किया उन्होंने और वो इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। अब जो है कुछ माइनर सरफेस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को जो है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के उनको भी जो है लोन्स देने का प्रोग्राम इसी एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में ही किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है हर खेत को पानी। तो इसमें जो है आपके कल्टीवेबल एरिया में को अश्योर्ड इरिगेशन देने का ये प्रोग्राम है कि हर खेत को पानी, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं या रिपेयर या रेनोवेशन करनी है अगर वाटर बॉडीज़ की, ताकि हर जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में या जो है आपके पानी पहुंच सके, तो उसके लिए प्रोग्राम है। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस को 25% से बढ़ाकर अब 60% कर दिया है जनरल एरिया में। ठीक है। अब वाटरशेड प्रोग्राम क्या है? वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो रेनफेड एरियाज होते हैं उनको डेवलप करने का ये प्रोग्राम है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कैसे करना है, रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ को कैसे रोकना है, तो ये सारा प्रोग्राम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब ये इसमें स्प्रिंग शेड्स क्या होते हैं? आपके ऐसे जो है ये कुछ एरियाज बनाए जाते हैं ताकि आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं ताकि आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, वो भी बनाने का इसी के अंदर प्रोग्राम है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये क्या है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल ग्रांट्स दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को और इसमें जो आपके मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम और हर खेत को पानी, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। और जो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट की ये वाली प्रोग्राम है ये इसको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इम्प्लीमेंट करता है। और एक और प्रोग्राम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप में क्या होता है कि आपके जो खेत में जो आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी, वाटर का यूसेज जो है वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमम हम कर सकते हैं, उसके लिए ये एक स्कीम है। ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो स्कीम लाई गई है। ठीक है। उसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इंप्लीमेंट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो आपको पता है कि जब से कोविड की सिचुएशन हुई है तो ताइवान में पहले ये सेमीकंडक्टर बनते होते थे, चिप्स बनती होती थी। तो जब से वहाँ पर जो है सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई है तो हमारे वर्ल्ड वाइड जो हैं जो बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन मेकर्स हैं, इवन कार कंपनीज़ हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मिल रही हैं। ठीक है। क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई हैं। तो अब जब से चाइना में ये सिचुएशन आई है, खासकर जब से वायरस चाइना से जब से मर्ज हुआ है, तो बहुत सी जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्स करना चाह रही हैं, वो इसको एक तरह से रेजिलिएंट बनाना चाह रही हैं। ठीक है। फिर अब इसमें होता क्या है कि वो चाइना से मूव ऑन होके अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन करना चाह रही हैं ताकि जो है कल को अगर किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे वो। ठीक है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि इंटेल है, इंटेल बहुत चिप्स बनाता है, आपको पता है सेमीकंडक्टर में बहुत फेमस है वो इंटेल पेंटियम, आपने सुना होगा। तो उन्होंने भी आपने देखा होगा कि मलेशिया में अपने जो है वो फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम रखा है। तो ऐसे ही इंडिया ने ये सोचा कि
ये सेमीकंडक्टर जो कंपनीज़ हैं, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का, ये आपकी हर चीज़ में प्रोडक्ट्स में यूज़ आएँगे। आपके कंप्यूटर से लेके मोबाइल फ़ोन्स, कार से लेके आपके सारे रोबोटिक प्रोडक्ट्स, इन सब में काम आते हैं। तो इंडिया ने इसलिए इन कंपनीज़ को इंडिया में आने के लिए एक तरह से ये सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि हम कुछ उनको इंसेंटिव्स देंगे कि वो इंडिया में आके इसको इन्वेस्टमेंट करें और इंडिया में आके इसकी प्रोडक्शन किया करें, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो ऐसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, रिस्क बहुत हाई होता है, जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है, बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न्स मिलने शुरू होते हैं, पे बैक पीरियड भी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है उसमें भी, मतलब रिटर्न प्रॉफिट एडेबल होने में भी इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और बार बार जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे आपकी कोई चिप निकाली, वो बड़ी जल्दी जो है वो पुरानी हो जाएगी, क्योंकि न्यू चिप आ जाएगी, सामने से कोई और कंपनी बना देगी। तो इसलिए लंबे टाइम तक इसमें सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो यहाँ पर इंडिया में आके सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। जैसे उनको कहा है कि फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा 50% ऑफ उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट को। पैरी पैसू क्या होता है, साइड बाय साइड बेसिस पे, मतलब कि बार बार जो है जब भी वो प्रोजेक्ट अपना लगाएंगे, उनको 50% तक का, ऑलमोस्ट अप टू जो है 50% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट का उनको जो है वो फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। फिर एक उनकी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक लैब है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। इसमें रिसर्च की जाती है सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, तो उसकी भी मॉडर्नाइजेशन और उसकी कमर्शलाइजेशन का भी प्रोग्राम है कि ये भी मॉडर्नाइज की जाएगी और इनको कमर्शलाइज किया जाएगा, ताकि जो आपकी कंपनीज़ हैं वो इनसे टेक्नोलॉजी ले सकें, कल को परचेज करना चाहें, अगर वो अपनी रिसर्च नहीं करना चाहते, वो इनसे अगर रिसर्च को परचेज करना चाहते हैं तो वो इनसे परचेज कर सकें, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको इसको मॉडर्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस लैब को मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है। फिर जो उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे, जो अपनी वो फैक्ट्री लगाएंगे या जो भी आप अपना यूनिट लगाएंगे, उसमें 30% तक उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट उनको फिजिकल सपोर्ट दे सकती है उसके लिए, ठीक है। फिर जो उनका 50% तक ऑलमोस्ट जो है उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके लिए भी वो एक तरह से, जैसे आपका PLI स्कीम है, वैसे ही डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उनके लिए निकाली गई है कि जो डिज़ाइन वो करेंगे या प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करेंगे, उसका जो 50% तक का खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उनको जो है वो रीइंबर्स कर सकती है, ठीक है। फिर जो उनकी सेल होगी बाद में, प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ये आपका PLI ही की तरह ही है। जो उनकी जितनी भी सेल होगी उसका 4 से 6% जो है अगले 5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रीइंबर्स करने वाली है, ठीक है। फिर एक और कंसोर्टियम बना दिया है, जैसे आपका फिक्की है या फिर नासकॉम है, वैसा एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नाम से एक बॉडी सेटअप की जाएगी, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री होगी, और सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इंडस्ट्री, वही इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे। ग्लोबल जो आपके एक्सपर्ट्स हैं या जो भी आपके ग्लोबल लेवल पर जो लीडर्स हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। वो ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक से बना रहे, और ये जो स्कीम है उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि अगले 5 साल में ऑलमोस्ट 2,30,000 करोड़ का जो है वो खर्चा करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर लगाने वाले हैं। एक तरह से ये असेट्स हैं, असेट्स क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, ताकि जो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो सके, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाइना से मूव ऑन होकर दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं वो कहीं और जाएं। जैसे हमने अभी देखा कि इंटेल जो है वो मलेशिया में चला गया है, तो हमको बड़े बड़े जो और हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ ल्योर करें, ताकि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है। सो इसीलिए हम ये स्कीम लेके आए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है दुर्गा पूजा, ठीक है। तो अभी दुर्गा पूजा जो है वो यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जो है उसको शामिल किया गया है। तो ये दुर्गा पूजा आपको पता है कि एनुअल फेस्टिवल है, सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है कोलकाता में। 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है, जिसमें हिंदू मदर गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। सबसे पहला दिन होता है महालय का फर्स्ट डे होता है, इसमें जो लोग हैं क्ले इमेजेस जो है वो पेंट करते हैं और जो है गॉडेस दुर्गा को लाइफ में मतलब एक तरह से लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये फेस्टिवल इतना फेमस है उधर के कल्चर में कि ये एक तरह से होम कमिंग, मतलब लोग जो है जैसे पूरे साल में वो एक तरह से कम दुर्गा पूजा पर कम से कम जो है वो अपने सीजनल होम या अपने घर पे ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसको जो है दुर्गा पूजा को यूनेस्को की
रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। तो हम देखते हैं कि यूनेस्को की ये लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। तो ये वो लिस्ट है जिसमें ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स को जो है वो शामिल किया जाता है जो कि डाइवर्स हैं, कल्चरली डाइवर्स हैं, और उनको शामिल करने से उनके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो 2008 में एक कन्वेंशन था, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जब ये जो है पास हुआ, उसके बाद से ही यूनेस्को ने ये लिस्ट बनानी शुरू की कि कौन सा हमारी दुनिया में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। तो उसमें 3 तरह के हेरिटेज होते हैं। एक होता है हमारा अर्जेंट सेफ गार्डिंग, मतलब वो ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिनको सेफ गार्डिंग की जरूरत है अर्जेंटली। ठीक है, दूसरा है हमारा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, जो ह्यूमैनिटी, अब जैसे दुर्गा पूजा है, जो ये ह्यूमैनिटी वाले ही कंपोनेंट में जो है इसको शामिल किया गया है कि ऐसा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो ह्यूमैनिटी बेस्ड है। ठीक है, तीसरा है हमारा गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस, जो अगर हमारी कोई वर्ल्ड वाइड गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड, तो उसको भी रिकॉग्नाइज जो है वो इसी लिस्ट में किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो है क्राइटेरिया होते हैं कुछ इसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने के लिए। एक तो कि क्या इसको शामिल करने से अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है, मतलब कि क्या इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना ज़रूरी है, और इसमें बहुत कितने ज़्यादा लोग, वाइडेस्ट पॉसिबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सारी कम्युनिटीज़ की। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि कोई कम्युनल फेस्टिवल हो या फिर कोई फोर्सफुल ये फेस्टिवल मनाया जाता हो या कोई फोर्सफुल कोई प्रैक्टिस हो, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। वाइडेस्ट पॉसिबल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सारे कम्युनिटी ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स की, और फ्री विल से जो है वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर आप गवर्नमेंट जो है फोर्स करके कोई आपसे काम कराती हैं, तो चाहे उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी हो, लेकिन उसको शामिल इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फ्री विल से लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन लिंकिंग क्लाइमेट टू सिक्योरिटी। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली यूएनएससी के अंदर एक रेजोल्यूशन आ रहा था जिसमें क्लाइमेट चेंज टॉक्स को कहा गया था कि यूएनएफसीसी जो है वहाँ से शिफ्ट करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। तो उस इंडिया ने उसको ऊपर इमिडिएटली रिएक्ट करते हुए उसके खिलाफ वोट किया, इंडिया और रशिया ने, और जो है उसको रोक दिया उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेके कौन आया था? आयरलैंड और नाइजर ये दोनों मिलकर लाए थे। और इसका आप मोटिव समझो कि क्या है। यूएनएफसीसीसी जो है वो एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, सारी कंट्रीज के पास अब एक एक वोट है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कि 5 कंट्रीज जो वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं वो ही सब कुछ जो है करता धरता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। कल को अभी हमारी सारी क्लाइमेट नेगोशिएशंस जो है वो यूएनएफसीसी के अंदर होती हैं, लेकिन कल को अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शिफ्ट हो जाए तो जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास तो एक तरह से वीटो आ जाएगी, वो जो चाहेंगे क्लाइमेट टॉक के बारे में वो इम्प्लीमेंट कर बैठेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने इस चाल को समझते हुए इसके खिलाफ वोट किया, रशिया ने भी इसके खिलाफ वोट किया, चाइना ने इसके खिलाफ कोई भी वोट नहीं किया है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगा कि उनके पास भी तो वीटो पावर है, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा कोई रिफॉर्म, सिक्योरिटी काउंसिल में ये क्लाइमेट इशूज़ चले भी गए तो उनके पास वोटिंग पावर तो रहेगी, तो उसका यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो चाइना ने इसके लिए एब्सटेन किया इसमें। ठीक है, अब डिबेट ये थी, जैसे इंडिया ने भी बोला कि आप जो है इसका मोटिव इसके पीछे सही नहीं है कि आप टेररिज्म और सिक्योरिटी रिस्क जो है, ये एक तरह से ये रेजोल्यूशन ये कह रहा था कि टेररिज्म और सिक्योरिटी रिस्क जो है वो क्लाइमेट चेंज से भी लिंक हैं। ठीक है, तो जो टेररिज्म से और सिक्योरिटी रिस्क जो है ग्लोबली, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। तो अगर हम उसी की आड़ में हम क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन को भी यूएनएससी में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है हम अभी डील करते हैं यूएनएफसीसी में, वो डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया ने बोला कि हम जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में आज तक 26 हो चुकी हैं ऐसी टोटल, और हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, अगर आप उसको यूएनएससी में शिफ्ट कर दोगे तो वो प्रोग्रेस सारी फेल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक अनडेमोक्रेटिक बॉडी है यूएनएससी। ठीक है, और जो है ये एक मोटिवेटेड कैंपेन है जिसको आपको रोकना ज़रूरी था, इसलिए इंडिया ने इसको रोक दिया। और इंडिया ने बोला कि रिस्पॉन्सिबली जो है हमको इस क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल कंसेंसस बना के इसके ऊपर मूव ऑन होना है, और कोई भी यूएनएससी के अंदर इसको जो है वो शिफ्ट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई बचना चाहता है तो इंडिया वैसा नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम यूएनएफसीसी के बारे में भी देखते हैं। तो यूएनएफसीसी जो है वो 1992 में बनाया गया था, जब रियो डी जेनेरो की कॉन्फ्रेंस हुई, रियो डी जेनेरो में कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, और ये एक फर्स्ट मल्टीलैटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस होंगी वो इसी बॉडी के अंदर की जाएंगी, और इसी
बॉडी के जो प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के अराउंड जो है सारी नेगोशिएशंस की जाएंगी। तो मतलब एक तरह से हर पार्टिसिपेंट 197 ऑलमोस्ट कंट्रीज इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबके पास एक एक वोट है। तो इसीलिए ये बहुत डेमोक्रेटिक बॉडी है। तो हम क्लाइमेट चेंज पे हमें ग्लोबल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, ना कि हमको यूएनएससी की तरह बस 5 पावर्स जो आपकी वीटो पावर कंट्रीज हैं उन्हीं के डिक्टेट सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग। तो पीएम मोदी जो है वो उन्होंने नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग को वैलिडेटरी सेशन जो है वो एड्रेस किया है। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग को? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने। ठीक है, तो ये फोकस इसका क्या है? नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तो नेचुरल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ये समिट रखा गया है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग देखते हैं। तो ये ग्रास रूट पीजेंट मूवमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आप फार्मिंग ऐसे तरीके से करो कि आपको ना तो उधार लेना पड़े, ना ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, और आपको ना ये पेस्टिसाइड्स वीडीसाइड्स कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल जो आपका नेचुरल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करते हुए बिना किसी केमिकल के आप फार्मिंग करो, उसको हम कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, कोई फर्टिलाइज़र कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया जाता। पानी भी सिर्फ जितनी आप नॉर्मल जो है इरिगेशन में यूज़ करते हो आपके जो है एग्रीकल्चर में, उसका सिर्फ 10% पानी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये इंश्योर किया जाता है कि आपको 1 रुपया भी अपनी जेब से फार्मिंग में ना लगाना पड़े। जो आप अपनी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स जो आप जैसे छोटे मोटे पेड़ लगाते हो या उसके जो आप उससे के फ्रूट्स को बेच के या जो भी आप सप्लीमेंट्री क्रॉप्स के जो है बेच के जो आप पैसा कमाओगे उसी से ही आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर की निकाल सको। इसीलिए इसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं कि आपको अपनी जेब से कोई पैसा इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देसी काव जो है उसका डंग यूरिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल जो है वो बढ़ा सके। ठीक है, फिर मल्चिंग क्या होता है? आपके सॉइल को आप कवर कर देते हो किसी चीज़ से। तो इसमें भी है कि बायोमास से जो है वो मल्चिंग की जाए सॉइल की, ताकि जो है उसके न्यूट्रिएंट्स को बचाया जा सके और जो है सॉइल को ग्रीन कवर के साथ जो है वो पूरा कवर रखा जा सके पूरे साल। ठीक है, तो आप इससे क्या करोगे? एक तो आप रिसोर्सेज आप इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो बचा सकते हो। जो आपने इरिगेशन किया तो उसका पानी सूख ना जाए, उसको बचा सकते हो अगर आप सॉइल को कवर रखोगे। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हो, और जो है आप उसमें एक हेल्दी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपकी जो है वो फार्मिंग जो है वो हार्म ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कोरियन वॉर। तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बोला है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो अब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस और चाइना ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो कोरियन वॉर को अब एंड किया जा रहा है। ठीक है, तो सोच लो कि 1948 से ये वॉर अभी तक चल रही थी कागज़ों में ऑफ कोर्स, तो उसको अब उसको वॉर को ख़त्म किया गया है। ठीक है, तो अब इसका ओरिजिन देखते हैं कोरियन वॉर के बारे में, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो कोरियन पेनिनसुला में ये वॉर जो है इसलिए हुई क्योंकि जापानीज़ ऑक्यूपेशन के अंदर था पूरा कोरिया 1910 से लेकर 1945 तक। ठीक है, फिर जापान जब हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यूएसए और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि वो कोरियन पेनिनसुला को 38th पैरेलल जो आपका लैटिट्यूड है उसमें उसके बाद उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो उसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यूएस ने ये सोचा कि हम कोरियन पेनिनसुला को परमानेंट ये डिवीजन नहीं रखेंगे, क्योंकि यूएस को ऐसा लगा कि साउथ कोरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर कोई वोटिंग हुई भी तो हमेशा साउथ कोरिया का ही जो है वो कोई लीडर जो है वो सिलेक्ट हुआ करेगा। तो कम्युनिज्म को डिफीट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस लाइन को ख़त्म कर दो, क्योंकि वैसे भी जो है पॉपुलेशन साउथ कोरिया में ज़्यादा है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो साउथ कोरिया में रहती है। तो कम्युनिस्ट कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, लेकिन जो है ये मंजूर नहीं था। ये जो है ना तो रशिया को उस टाइम पर सोवियत यूनियन को मंजूर था, ना ही चाइना को मंजूर था। तो हुआ क्या कि जो नॉर्थ है वहाँ पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन गया, जिसमें कोरियन कम्युनिस्ट बन गए, मतलब रशिया, सोवियत यूनियन और चाइना के सपोर्ट से। और साउथ में जो है वो यूएस सपोर्टेड सिंगमैन री की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, तो जो री थे वो एंटी कम्युनिस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट जो है वो उनके कंट्री में आए, या फिर वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। ठीक है, तो उन्होंने चियांग काय शेक कौन थे? जो आपने नाम सुना होगा कि अभी ताइवान में
क्वामिंटांग जो गवर्नमेंट है, ठीक है, क्वामिंटांग एक पार्टी है, उनके लीडर थे सन यात सेन, ठीक है, तो जो कि माओ जेडोंग से चाइना में लड़े थे, ठीक है, तभी तो वो ताइवान भाग गए थे, ठीक है, क्योंकि माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट ने उनको ताइवान चाइना से भगा दिया था। वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे क्वामिंटांग वाले, सन यात सेन के। तो उनके जो मिलिट्री कमांडर थे वो थे चियांग काई शेक, ठीक है, तो चियांग काई शेक के साथ री ने सोचा कि चियांग काई शेक भी कम्युनिस्ट से लड़े थे, तो मैं भी कम्युनिस्ट से लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपने साथ अलायंस कर लिया उनके साथ, ठीक है, मतलब जो ताइवान वाले चियांग काई शेक थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में बीच में फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते रहे, क्योंकि नॉर्थ कम्युनिस्ट है, साउथ जो है वो डेमोक्रेटिक है। फिर 1950 में तो फुल आउट वॉर ब्रोक आउट हो गई और नॉर्थ और साउथ कोरिया आपस में लड़ पड़े, ठीक है। तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी उस टाइम पर हो रहा था, यूएस को लगा कि कहीं ऐसे रेवोल्यूशन में साउथ कोरिया में भी कम्युनिज्म ना फैल जाए, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रूप्स अपने भेजे यूनाइटेड नेशंस के नाम पर, ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के नाम पर यूएस ने अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेजा, और उसी टाइम पर चाइना ने भी अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। सोवियत यूनियन ने भी वहाँ पर जो है सपोर्ट किया चाइनीज़ फोर्सेस का नॉर्थ कोरिया के फेवर में। तो उस टाइम पर ऐसा लगा कि कहीं वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो जाए, ठीक है, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पर नहीं हुई, क्योंकि एक आर्मिस्टिस मतलब एक तरह से सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया गया 1953 में, जिसमें कोरिया जो है वो दोनों सेपरेट स्टेट्स में डिवाइडेड रहा, नॉर्थ कोरिया अलग रहा और साउथ कोरिया अलग हो गया, ठीक है। सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी टेम्पररी पीस है, ये वॉर खत्म नहीं हुई है, ठीक है, तो ये वॉर अभी तक चली आ रही थी कागजों में एक तरह से, तो कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ एंड ऑफ द वॉर नहीं साइन हुआ था, तो एक तरह से ऑफिशियली कागजों में ये वॉर अभी तक चल रही थी, तो उस वॉर को अब खत्म किया गया है, उस वॉर को अब जो है अनाउंस किया गया कि ये वॉर खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब उसमें उस टाइम पर देखो इंडिया का रोल क्या था उस कोरियन वॉर में। तो इंडिया का ये रोल था कि इंडिया ने अपनी सिर्फ मेडिकल यूनिट भेजी थी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के नाम पर। इंडिया उस टाइम पर न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन का चेयरमैन था, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते थे उनको वो हैंडल करता था, ठीक है। तो इंडिया ने 6000 इंडियन कस्टोडियल फोर्स भी भेजी थी कोरिया में, ताकि जो है पीस एस्टेब्लिश किया जा सके उस एरिया में, आपस में उनके बीच में जो हॉस्टिलिटी है नॉर्थ और साउथ कोरिया में वो खत्म की जा सके, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. So the Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved this Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for the year 2021 to 2026, and the CCEA has approved central support to states as well as the money which is required for debt servicing of the loans availed by the government of India previously. The three major components of this Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana have also been approved during this period of 2021 to 2026. So these three components are accelerated irrigation benefit program, Har Khet Ko Pani, and watershed development. Okay, so let us see all these three components and let us see what are these three components in reality. Okay, so this accelerated irrigation benefit program is basically aiming for financial support to irrigation projects. So it basically it gives loan assistance to states to help them complete the incomplete and major or medium irrigation projects. The central government shares central government shares the expenditure in 2:1 ratio for general category states and 3:1 for special category states. Okay, so initially when this scheme was launched, only central loan assistance was provided, but later on the government decided that there will be a grant component also. The grant will also be given to the states. So actually this accelerated irrigation benefit program deals with only major or medium irrigation projects, but in special category states some minor surface irrigation projects were also supported. Okay, so let us see the next thing, which is Har Khet Ko Pani program. So it aims to enhance the physical access on the farm and expansion of cultivable area under assured irrigation. So it is basically about supporting minor irrigation projects and restoration or repair of water bodies which lead to supply of irrigation water to the local farms. Okay, so
the accelerated irrigation benefit program is dealing with major or medium irrigation projects, but Har Khet Ko Pani program is dealing with surface minor irrigation projects. Okay, so the government has decided that they will be increasing central assistance from 25% to 60% now in general area. So about the watershed development program, so it is basically developing rain-fed areas so that we can conserve soil and water, we can regenerate groundwater. So it is basically about regeneration of groundwater, conservation of water, and promotion of extension activities so that surface runoff can be prevented. Okay, so this particular program is under the Department of Land Resources, and it also has a component of development of spring sheds. So spring sheds is basically required to recharge the groundwater through springs. Okay, so what is the background of this Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? So it is an umbrella scheme which was launched in 2015, and it provides central grants to the state governments for specific activities. There are three major components. We know that the accelerated irrigation benefits program and Har Khet Ko Pani is being implemented by Department of Water Resources. The watershed development program is being implemented by Department of Land Resources, and there is one small other component which is per drop more crop, so in which we try to promote drip irrigation, sprinkle irrigation. So all these small irrigation projects, so that we can conserve soil and water, they are covered by per drop more crop program. Okay, so it is implemented by the Department of Agriculture and Farmers Welfare. So now let us see the next topic, which is semiconductor and display manufacturing in India. Okay, so Union Cabinet has recently approved this program. So you know that after COVID situation, before COVID situation rather, every or major semiconductor chip manufacturer was dependent on China and Taiwan. But since COVID pandemic came, these companies realized that any disaster or any pandemic situation in these countries can disrupt their supplies, because they are dependent, they are manufacturing in only one country or in two countries. So they are looking at diversification so that the world does not suffer in case of any issue in these countries or in any one country. Okay, so these semiconductor manufacturing companies are looking for new areas where they can set up their business or their industrial units. That's why realizing the potential of this semiconductor and display manufacturing industry, Indian government has basically the Union Cabinet, if we can say, has basically realized the importance of this industry, and they have decided that they will be giving attractive incentive support to these semiconductor and display manufacturers so that they can be lured to invest in India. Okay, so you know that this semiconductor and display manufacturing in India, display manufacturing is a huge capital, it requires huge capital investments. It is a high risk business. It has long gestation period. The payback times or the profitability takes is very delayed. Rapid changes in technology also harm the industry. Okay, so it basically requires significant and sustained investments. That's why the government has decided that they will be giving support to this semiconductor and display manufacturers who will opt for investing in India. Okay, so there will be about 50% of project cost support for on pari passu. Pari passu means side by side basis. So as and when they will be investing, they will be given support up to 50% of their project cost. So there is also a government lab already, namely semiconductor laboratory of Ministry of Electronics and Information Technology. So the government is thinking that they will modernize this lab and commercialize the technology which will be researched by this lab, so that these new semiconductor and display manufacturers can take the benefit of this lab, and they, if required, they can commercialize the innovation also. Okay, so apart from that, the manufacturers or these semiconductor manufacturers or display manufacturers, 30% of the capital expenditure support will also be given to them for the units which will be approved under this scheme. If they design these semiconductors in India,
then up to 50% of eligible expenditure will be reimbursed by the government to them. And like a PLI scheme, product linked incentive scheme, there is product deployment linked incentive of 6 to 4% on net sales for the next 5 years. So the government is basically supporting them through every format possible. And there will also be an industry consortia, namely India Semiconductor Mission, and this will have global experts who are part of the semiconductor and display industry. So they will be like FICCI, NASCOM, or CII. So they will be having this industry body which will be coordinating with the government in implementation or smooth implementation of these schemes which the government has recently announced for the semiconductors and display ecosystem. Okay, so the government is thinking that about 2,30,000 crore rupees will be spent in the next few years for making India a global hub for electronics manufacturing with semiconductors as the foundational building block. Okay, so now let us see the next topic, which is Durga Puja. So recently Durga Puja has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. So Durga Puja, you know that it is an annual festival which is celebrated by people, especially in Kolkata, during September or October period, and it is a 10-day worship of Hindu mother goddess Durga. Uh, the first day or the inaugural day is Mahalay, on which eyes are painted on the clay images to bring the goddess to life. And this is the period, this Durga Puja is the period or celebration during which these people who belong to these locations, they come back home, or it is a part of their seasonal return to their roots. That's why it is celebrated widely amongst all community members. It transcends the religion, and it is widely accepted. That's why it has been inscribed on the UNESCO's representative list of intangible cultural heritage. Okay, so let us see about the UNESCO's list of intangible cultural heritage. So those intangible heritage elements which demonstrate diversity of cultural heritage and which require awareness about its importance to the world, they are included in this list. Okay, so since 2008, when this convention for safeguarding of intangible cultural heritage came into effect, this list was established since then. Okay, so UNESCO maintains three kinds of list under this banner. So the first is all those heritages which require urgent safeguarding. Okay, so it is self-explanatory. Any cultural heritage which requires safeguarding, it is covered in this particular list. Okay, and the second one is cultural heritage of humanity, under which this Durga Puja has been covered. So all these special cultural heritages which are important for humanity or which are celebrated by humanity, they are covered under this list. And the third one is good safeguarding practices. So all those cultural heritages which promote good safeguarding practices, they are covered in this list. And there is a criteria for inclusion in this representative list also. Okay, so it is though basically one cultural heritage should have the widest possible participation. It should not be confined to a single religion or community members. So must be very wide, and people must be participating in that with their free will. Okay, they should not be forced to participate in that. Only then that particular cultural heritage will be inscribed into the UNESCO's list. Okay, so now let us see the next topic, which is draft resolution on linking climate to security. So recently India stymied, or rather India stopped or vetoed, we can say, an attempt by Western countries to shift the climate change talks from UNFCCC to United Nations Security Council. So what was the motive? So the motive was that as UNFCCC is the democratic body, every member state has one vote, but in United Nations Security Council, these five members or permanent five have veto power. So in case this UNFCC, this climate change talks shift from UNFCC to UNSC, these Western countries especially, they will be exercising more power as against other countries, or rather developing countries. So they
attempted to bring this resolution, which was of course sponsored by Ireland and Niger, and they said that because there is link between terrorism and security risks with climate change, that's why these issues of climate change must be addressed by United Nations Security Council. But India and Russia realized the meaning behind it, and that's why they voted against it. You know why China abstained from voting it? Because it thought that it already has veto power, and that's why it abstained. Otherwise, this China proclaims itself to be the leader of developing world in case of climate change, but this abstention by China is very puzzling. Okay, so what India said during this, when this resolution was being introduced, so India said that don't you we have traversed through 26 conference of parties meetings, which was recently concluded at Glasgow, and it means that the world is moving ahead on this, on building a global consensus on climate change issues. And if you shift it to UNSC, all the progress will be finished. Okay, so it also said that some countries, so we were of course targeting the Western countries in specifically, so some countries are motivated by the desire to evade their historical responsibility. That's why they are pushing this climate change talks to UNSC, where they have majority or where they have this veto power. Okay, so that's why India did not vote in favor of it, and this resolution was not adopted. Okay, so about the UNFCCC, like I've told you, this is a very democratic multilateral initiative in which each member state or participating state has one vote. It was founded in Rio de Janeiro in June 1992, and it was the first multilateral legal instrument on climate change. So during that period, it was decided that all subsequent multilateral negotiations on climate change will be held based upon the principles and objectives which were set out by the UNFCCC. Okay, so that's why these Western countries were undermining this UNFCCC, and they were thinking that if they were able to shift this climate change talks to UNSC, they will be holding dominance over climate change. Okay. So now let us see the next topic, which is National Summit on Agro and Food Processing. So PM Modi has recently addressed the farmers on the valedictory session of National Summit on Agro and Food Processing. So this was organized by Government of Gujarat, and the focus of this forum was about natural farming. So he talked about zero budget natural farming also. So what is zero budget natural farming? So it is a grassroots peasants movement in which the farmers do not use any credit, or they do not spend any money on purchasing inputs. They neither use the fertilizers, though no, nor any pesticide. Okay, and if in conventional farming, let's say 100 liters of water is used, and that in the zero budget natural farming only 10% of water is used. So the profit from supplementary crops is enough to cover the cost of production of your main crops, and that's why there is this name is zero budget natural farming, because the farmer is not putting any money from his own pocket. So desi cow dung or urine plays an important role to provide necessary nutrients to the soil, and mulching is also practiced. So mulching means you cover the soil with, let's say, biomass in this case, so that the covering of soil prevents its nutrients. It prevents evaporation of water, so that you don't have to irrigate again and again, and it maintains the green cover around the year. Okay, so now let us see the next topic, which is Korean War. So recently at a press conference, Australian Prime Minister and South Korean President has announced that the war between North Korea and South Korea, US and China has ended now after about let's say 60 or 61 years. So what led to a war in Korean Peninsula? So you will have to go back to the history. So Korea was under the Japanese occupation since 1910. This Japanese occupation ended in 1945 with the defeat of Japan. So USA and USSR agreed that
that they will divide these Korea into two zones along the 38th parallel. 38th parallel means 38th degree north line of latitude, and US was not intending to agree on a permanent division of this Korean peninsula, because US was thinking that South Korea part has maximum population. In case there is just one Korea, so South Korea will be exercising more power in a democratic election. So that's why they were not in favor of a permanent division of Korean peninsula, and they were fearing that North may go under communist occupation. That's why they were not in favor of Korean division. Okay, so but it became a part of a Cold War legacy, because North Korea fell to the Korean communists, and South remained Republic of Korea, and under the leadership of Syngman Rhee. So Syngman Rhee was a democratically elected leader, but Korean communists were ruling the North Korea part, which was supported by the Soviet Unions as well as the Chinese. And Rhee, the leader of South Korea, Rhee, was an anti-communist. He did not want communism to. He did not want South Korea to fall to communism. So he made an alliance with Chiang Kai-shek. So Chiang Kai-shek was the military commander of Sun Yat-sen, who was fighting against Mao Zedong at that time in China, and he flew to Taiwan because communists fought against him, and communists defeated him. And Sun Yat-sen and Chiang Kai-shek, both of them who were anti-communists, they had to flee to Taiwan. So this Kuomintang party, which exists even now in Taiwan, so they were basically forced to flee by the Chinese communists. Okay, so this Chiang Kai-shek entered into an alliance with president of South Korea at that time, Syngman Rhee, and they decided that they will fight with this Korean communists in case of war breaks out. So there were frequent clashes, but in June 1950, a full-fledged war broke out between North and South Korea. During that period, Chinese Revolution was also undergoing. That's why US feared that the South Korea could fall to communism. That's why it sent its troops under the garb of Security Council, because the Security Council passed a resolution and it condemned North Korea for aggression. So when the US sent its troops, Chinese forces also entered this war, and because there was a fear that this war could escalate into a world war, so this armistice agreement was signed in 1953, in which Korea remained divided into two separate states. Okay, so this Korean armistice agreement means basically a ceasefire. So the war has not ended yet. Of course, it has ended now, but the war did not end, and so it continued on papers. But a ceasefire was signed in 1953, and the two countries, North and South, officially remained at war until now, because now the Australian Prime Minister and South Korean President has announced that this North and South Korea war has ended. Okay, so what was the role of India during that Korean War? So India did not participate. India did not send its armed forces on the request of UN. India rather sent a medical unit to Korea as a humanitarian gesture. Okay, because India was the chairman of Neutral Nations Repatriation Commission, so it handled the prisoners of wars of both sides, and it even interviewed them to determine which of them wanted to go back. And so it was basically confined to humanitarian role. Okay, so India also dispatched a 6,000 Indian custodial force to Korea, so as to ensure the safety of the Indian missions which were operating there. So India did not participate in that war, and India's role was confined to humanitarian gesture. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.